सबसे कम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, उससे नीचे क्या होता है? हमें कैसे पता यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है? पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, मान लेता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम या तो इस एनर्जी स्टेट में हो सकता है, चीज है जो सेम रह रही है, वी हैव गिवन द नेम प्रेशर। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रहा पूरा का पूरा यूनिवर्स। मुझे यूनिवर्स का इवोल्यूशन देखना है तो डार्क मैटर से बना हुआ एक इंसान अगर मैं उससे हाथ मिलाऊंगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, विच इज स्ट्रिंग थ्योरी के पास। लूप क्वांटम ग्रेविटी, यूनिवर्स विदाउट टाइम। क्या है दोस्तों, आज तुम्हारे सामने फिर से एक नई कहानी लेके आ चुका हूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है, और बिलीव मी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हमें ये देता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज मैं बताने वाला हूं कि टेम्परेचर इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जब हम फंडामेंटल लेवल पे, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं, जब हम एटम्स की दुनिया में चले जाते हैं, जब हम जूम करके देखते हैं चीजों को, तो टेम्परेचर नहीं, एक न्यू पैरामीटर निकल के आता है जिसको हम बीटा भी बोलते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन की वीडियो बनाई थी और उसमें हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव किया था, उसकी मैथ सीखी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि भाई ये भी एक चीज होती है। तो मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई, मुझे लगा कि भाई मन तो मेरा भी है और तुम भी देखना चाहते हो तो मजा आएगा भाई साहब ये बनाने में। और एकदम इंडिपेंडेंट है, कुछ पहले जानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पता होना चाहिए तुम्हें, सिर्फ तुम्हें बैठना है, अपना समय देना है। दैट इज द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे ओनली। आज मैं तुम्हें बताऊंगा टेम्परेचर फंडामेंटल क्यों नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट क्यों करेगा ये बीटा फंक्शन। बोल्ट्जमैन की कहानी बताने वाला हूं, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आदमी वही है। क्वांटाइजेशन के बारे में उस इंसान ने ऑलमोस्ट लगभग मेरे ख्याल से 50 साल समथिंग पहले सोच लिया था, 50 या 60 साल पहले, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ से पहले। क्वांटम मैकेनिक्स के आते ही तो क्वांटाइजेशन जैसे वर्ड आए थे ना, उससे पहले उस इंसान ने सोच लिए थे। उस तरीके से नहीं सोचे थे, तरीका अलग था उनका, उनकी जो बेसिस थी मैथमेटिक्स की वो अलग थी, लेकिन कमाल कर दिया उस इंसान ने। एंट्रोपी को उस इंसान से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो चीजें बताने वाला, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज नॉट ऑलवेज वैलिड, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये भी आज मैं बताने वाला हूं। ऑन अ लार्ज लेवल जब भी हम देखते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन जरूरी नहीं है वैलिड हो। हमें पता है कि बिग बैंग के समय पे कुछ तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम हुई थी, जहां से फोटोन निकल रहे हैं, मतलब लाइट भी निकली होगी। जो फोटोन निकले होंगे चलते 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 उनकी एनर्जी कम हो गई, इसीलिए अब वो हमें माइक्रोवेव्स के रूप में दिखाई देते हैं और पूरे स्पेस में फैल रखी है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB भी बोलते हैं। कहां गई वो फोटोन की एनर्जी? कहीं भी नहीं, वो डिसिपेट हुई। कहां गई? हमें वी हैव नो आइडिया एट ऑल। एनर्जी कंजर्वेशन लोकल लेवल पे देखेंगे तो काम करता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्स एज अ होल देखेंगे तो काम नहीं करता। ये सारी की सारी मिस्ट्रीज, इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट तो आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन भाई साहब जान निकाल लेंगे टॉपिक की। जिसके भी बारे में हम बात करते हैं हम उसमें पूरा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी में जीरोथ लॉ को कैसे, इक्विलिब्रियम चीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हम डार्क मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, हम डार्क एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं उतना भी ज्यादा बड़ा फैन, मेरे को पसंद है स्ट्रिंग थ्योरी, लेकिन मैं उतना भी ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं स्ट्रिंग थ्योरी का। आई लाइक द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ क्वांटम लूप ग्रेविटी, QLG। इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। बिग बैंग के बारे में बात करने वाले हैं और ब्लैक होल्स के बारे में बात करने वाले। ब्लैक होल्स में भी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऐसे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, बट अलग तरीके से होते हैं। वो आज मैं बताने वाला हूं कि स्टीफन हॉकिंग क्या कहना चाह रहे थे और हम क्या सीख सकते हैं वहां से। बट उससे पहले जो हमें ऑलरेडी सिखाया जाता है अपनी 11वीं 12वीं क्लास में, वहीं से ही शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे ग्राफ को लेके जाते हैं, एकदम ऐसे लेके जाएंगे स्ट्रेट, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो एक फाउंडेशनल चीज है जीरोथ लॉ। जब 20th सेंचुरी की बात है, जब ये लॉ को बनाया गया, मतलब हमें पता लगा कि यार ये भी चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी को डिफाइन करने की जरूरत लग रही है जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सके।
अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है हमें ये जानना है, हमारे पास एक मिस्ट्री आ गई। साधारण भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ। जब भी अगर मान लो मेरे पास एक डिब्बा है और उसके साथ अटैच्ड ये दूसरा कोई डिब्बा है और इसमें बहुत सारे गैस, यहां पे भी गैस, मैंने ना एक एक बहुत बड़ा डिब्बा था फॉर एग्जांपल, एक में बहुत ज्यादा गैस को फिल कर दिया, एक में थोड़ा कम कर दिया। यहां पे ना एक मैंने ऐसे स्टॉपर टाइप लगा दिया, जैसे ही मैंने इसको हटाया गैस भागना स्टार्ट हुई, इधर उधर भागना स्टार्ट हुई, बड़े वाले में से छोटे की तरफ, छोटे वाले में से, मतलब ऐसा कैओटिक सिचुएशन हो गई, रैंडमली मूव करने लग गए पार्टिकल्स। बाय द वे जबकि मैं बात कर रहा हूं ना जिस समय की, उस समय पे एटम्स जैसी चीज पे बिलीव नहीं करते थे। बोल्ट्जमैन करते थे कि एटम्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। डेल्टन ने बताया था कि, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तुमने सुनी होगी, डेल्टन ने बताया था कि हर एक केमिकल एलिमेंट के लिए यूनिक एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ लोग थे जो एटम्स में बिलीव नहीं करते थे कि एटम जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, और उन्हीं में ही एक मैक्स प्लैंक भी थे, वो कंजर्वेटिव आदमी था, पुरानी सोच का था, वो भी बिलीव नहीं करते थे कि भाई एटम जैसी चीज एग्जिस्ट करती होगी। ऑल्दो क्वांटाइजेशन वर्ड मैक्स प्लैंक से ही आता है, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उन्हें कहा जाता है। स्टिल इन इनिशियल डेज जब वो बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ थे, जब उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मान के फिर भी वो चले थे कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है ये, थे वो कंजर्वेटिव। अगर हम यहां पे आए तो रैंडमली मूव कर रहे हैं इसके अंदर एटम्स, रैंडमली मूव करते करते एक समय ऐसा आया जब ये सारे पार्टिकल रुक गए मतलब अब इनके बीच में उतना कैओटिक मोशन नहीं बचा है, एक स्टेट आ गई इक्विलिब्रियम की, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। अब भाग नहीं रहे हैं पार्टिकल, ना इधर से इधर जा रहे हैं ना इधर से इधर जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो एक्सचेंज था ना, एक्सचेंज खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा क्या हुआ कि वो रुक गए, तो यहां से हमें पता लगा कि एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीज है जो दोनों में सेम हो गई? एक क्वांटिटी की जरूरत थी, एंड दैट क्वांटिटी वाज प्रेशर। इन्होंने ना प्रेशर लगाना, मतलब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया, इसीलिए ये जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पार्टिकल मूव कर रहे थे। ऐसे ही हमने देखा कि अगर दो ऐसे ही कंटेनर्स ले, उसके बीच में बस एक वॉल लगा दे, सिंपल भाषा में अभी के लिए बस एक वर्ड जान लो, डायाथर्मिक। अभी आता हूं मैं सारी टर्म्स पे, यूनिवर्स क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, जो थर्मोडायनेमिसिस्ट मतलब जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, वो अलग तरह से दुनिया को देखते हैं, वो हर चीज का अलग नाम अलग तरह से डिफाइन करते हैं चीजों को, वो जानना बड़ा जरूरी है। एट द मोमेंट भाई मैं थर्मोडायनेमिकल इंजीनियर हूं इस वीडियो के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, और तुम भी बन जाओ 1 घंटे के लिए कि हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तभी तो मजा आएगा। कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता भाई टेम्परेचर क्या होता है, हमें नहीं पता भाई प्रेशर क्या होता है, हमें नहीं पता हीट क्या होती है, हमें नहीं पता कि बीटा क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की। कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देखना अपने आप ही लेयर बाय लेयर तुम्हारे सामने आता जाएगा। एक वॉल है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे। स्टार्टिंग में इसमें मैंने इस वाला जो ये जो राइट वाला है इसको हीट किया, और हीट करने के बाद इसको छोड़ दिया, यहां से ये जो बर्नर था इसको हटा दिया। अब क्या होगा, ये जो वॉल है ना, मैं ऐसी वॉल बना रहा हूं, कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं अभी इस वॉल का, बट ये एक ऐसी वॉल है जिसमें से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मैटर नहीं, ये पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा सकते। अब तुम कहोगे भैया 1 मिनट, एनर्जी और मास इक्विवेलेंस ये वो, अरे भाई साहब जिस समय की बात कर रहा हूं E=mc² तो दूर दूर तक सोचा नहीं था किसी ने, बट फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे पार्टिकल्स रैंडमली जिगल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो हाँ वो एनर्जी इधर भेज सकते हैं। एनर्जी मतलब क्या चीज है जो वो भेज रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हीट क्या होती है बताना जरा, एक बार सोचना फंडामेंटल लेवल। तुम यहां से मत देखो, इसे यहां से मत देखो, अंदर घुस के देखना। अब बताना जरा हीट क्या होती है, क्या हो रहा है ट्रांसफर, व्हाट इज हीट, वी हैव नो आइडिया। अगर हम बाहर से देखेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, अभी बाहर ही खड़े होते हैं और हम एक नंबर डिफाइन कर देते हैं कि एक नंबर है जो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, और जब वो नंबर दोनों का सेम हो जाएगा तो ये जिगल करना बंद कर देंगे।
जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, हमें नहीं पता क्या टाइप की एनर्जी है, क्या हीट है, बट जो जो एनर्जी ट्रांसफर, जो भी चीज ट्रांसफर हो रही थी, मैं उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर वो नंबर दोनों का सेम हो गया, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, बट अगर वो इन दोनों का नंबर सेम होगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, इट इज नो लॉन्गर हैपनिंग। एनर्जी एक्सचेंज जितना होना तो हो गया मेरे पास, इसका मतलब है कुछ तो एक ऐसी चीज, कुछ तो एक पैरामीटर आना चाहिए, जैसे यहां पे आया था। मैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में खड़ा होकर देख रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक अभी इसके अंदर नहीं घुसा हूं, अभी वो काम नहीं किया हमने, जाएंगे अंदर भी जाएंगे, वही तो मेन मजा है, वहीं से तो स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम लूप, ग्रेविटी, कॉस्मोस, ये सब का रास्ता होता है, वही तो मेन चीज है। लेकिन रुको, थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से, इसको इसको पहले जो जो भी सीख रहे हैं उसका मजा ले लेते हैं, है ना, फिर इसके बाद और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे। एक पैरामीटर की जरूरत है, लेट अस से दैट पैरामीटर इज कॉल्ड टेम्परेचर। स्टिल वी हैव नो आइडिया, हमने तो जस्ट एक जो नंबर था वो नंबर दोनों में सेम हो गया, उस नंबर का नाम रख दिया टेम्परेचर, पता नहीं क्या है वो, पता नहीं, वी हैव नो आइडिया। तो एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को, एक हमारे पास है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे हमें एक नंबर डिफाइन करा, एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है प्रेशर। एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही, पार्टिकल्स की बात हो रही है, डायनेमिक्स की बात नहीं हो रही, थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। डायनेमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। यहां पे पार्टिकल नहीं, एस भी आएगा, पार्टिकल्स आएंगे, एंड दैट इज वेयर थिंग्स गेट एक्साइटेड। पार्टिकल्स भी एक्साइट होने वाले, एनर्जी लेवल्स में, हायर एनर्जी लेवल्स में जाने वाले। बट उससे पहले रुको, थोड़ा सा एक इसका एरीना सेट कर लेते हैं, एक स्टेज बना लेते हैं, ताकि उस स्टेज पे हम अपना ये सारा का सारा काम कर सके। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वी आर स्टडिंग, इतनी सी बात। जिस भी चीज पे हम स्टडी कर रहे हैं, एक ग्लास हो सकता है, ये हो सकता है, इसके अंदर जो भी कोक पड़ी हुई है वो सिस्टम हो सकता है ये, इसके अलावा जो भी चीज हुई पूरे यूनिवर्स को हम सराउंडिंग बोल देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ इसी की स्टडी करना चाहता हूं, जो इसके अंदर है वो सिस्टम, जो इसके ये बाकी बचा हुआ है दिस इज सराउंडिंग, ये मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। तो थर्मोडायनेमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं या फिजिसिस्ट जो होते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्स वर्ल्ड का मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, उनका मतलब है जिस पे वो स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्स का मतलब ये पूरा उनका यूनिवर्स है, ये है सराउंडिंग, इसके अंदर है सिस्टम, एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास हो गया सिस्टम, और एग्जाम्पल के तौर पे एक इंजन हो सकता है सिस्टम, या एक बीकर ऑफ वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने तुम्हें भी एक लाइव एग्जाम्पल दिखाया वो भी है। एक हमारे पास आता है सराउंडिंग, ये जो वर्ड है हमारे पास, ये एक स्टेज सेट करने वाले हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। एक होता है यूनिवर्स, द होल थिंग, द सिस्टम एंड सराउंडिंग कंबाइंड इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, एक हमारे पास होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या चीज है जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से, दैट इज बाउंड्री। एंड दैट बाउंड्री वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बाउंड्री भी तो कई सारे टाइप की हो सकती है। जैसे एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है एक ऐसी बाउंड्री बीच में लग रखी है, दो सिस्टम के बीच में एक ऐसी बाउंड्री लगा दी है। अब मान लो दो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, बाउंड्री वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री का मतलब होता है ऐसी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। अब मान लो हमारे पास दो सिस्टम आ गए और उसके बीच में यहां पे मैंने एक कोई वॉल लगा दी। वॉल, कैसी वॉल है ये, कैसा सिस्टम है ये? अगर मान लो एक, इस पे वापस आते हैं, अगर एक हमारे पास सिस्टम है, क्या उसके अंदर जो उसको जो सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा, जो बाउंड्री है, क्या वो बाउंड्री के थ्रू मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है? तो हम उसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है एक, मैंने क्या किया, इसको ये भरे हुए को ऐसे ही रख दिया, ऐसे यहां पर रख दिया 4 महीने के लिए, और इसमें से पूरी की पूरी जो है ना अपने आप ही इवेपोरेट होती जाएगी, मैक्सिमम जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से ही मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा होता रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा ओपन सिस्टम। एक हमारे पास आता है क्लोज्ड सिस्टम। अगर मैं इसको ऊपर से सील्ड ही रहने देता तो फिर एनर्जी का तो एक्सचेंज हो सकता था। अगर बहुत मैंने इसको गर्म कर दिया, फॉर एग्जांपल कोक,
तो एनर्जी एक्सचेंज तो हो जाएगा आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, शायद मैटर का ना हो पाए, इसके अंदर जितने भी सामान पड़ा है वो पड़ा रहेगा आज के 4 महीने बाद भी, तो वो हमारे पास हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम। एक सील्ड बोतल हो सकती है पानी की भरी हुई। एक हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप कि हम बेसिक्स जान पाएंगे। ओपन सिस्टम का मतलब होता है एनर्जी का एक्सचेंज, मैटर। ओपन सिस्टम में होता है एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम का मतलब एनर्जी का बट मैटर का नहीं। आइसोलेटेड का मतलब है भाई दुनिया, पूरी दुनिया में ना तो उससे एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। वैसे क्या ही एग्जांपल ढूंढ के बताऊं जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है। यूनिवर्स खुद ही यही एग्जांपल है। क्या यूनिवर्स के बाहर भी कोई चीज है? वी हैव नो आइडिया। एक लार्जर पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ना? इक्वली वैलिड क्वेश्चन पूछता हूं, हमें कैसे पता अर्थ फ्लैट है या अर्थ गोल है ना? अर्थ स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है या फ्लैट है, हमें कैसे पता? बड़ा आसान है। अगर हम अर्थ पे एक लार्ज इनफ ट्राइंगल ड्रॉ कर सके, अगर कोई स्फेरिकल चीज होती, अगर मैं ये प्लेन पे ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो मैं 180 डिग्री का एंगल, मतलब टोटल एंगल 180 होगा। लेकिन अगर एक स्फीयर पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, पहली बात तो स्फीयर कर्व्ड सरफेस है तो कुछ ऐसा सा होगा। अगर मैं स्फीयर में करूं तो 180 से ज्यादा एंगल आएगा। ये यहां से तो दो परपेंडिकुलर लाइंस, इक्वेटर से मैंने दो लाइन बनानी शुरू की और ऊपर पोल तक ले गया तो ये मिल जाएंगे। 90-90 तो यही होगा। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ, ऑन अ कर्व्ड सरफेस। तो अर्थ में बैठ के क्या मैं बता सकता हूं कि सरफेस क्लोज्ड स्फेरिकल है? हाँ, अगर मैं बहुत बड़ा ट्राइंगल बना लूं तो। ऐसे ही अगर मैं यूनिवर्स में देखना चाहता हूं यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या नहीं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो किस चीज में कर रहा है? क्वेश्चन ही गलत है। नहीं बता पाएंगे। हम ये तो पहले देख ले कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर भी रहा है या नहीं। कैसे पता करें कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है? बड़ा आसान है। दूर की गैलेक्सीज देखो। हमने क्या देखा? 3 ऑब्जर्वेशन। हमने देखा कि जो गैलेक्सीज है ना, अगर वो पास पास हैं तो अट्रैक्ट हो रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, बेंडिंग ऑफ स्पेस के कारण। वो रिवर मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भारी सी चीज इस यूनिवर्स में रखोगे तो अपने आसपास की स्पेस टाइम ज्योमेट्री को कर्व कर देगा, जिसके कारण और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बाकी स्टार अगर उसकी तरफ कोई आ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसमें गिरने के अलावा। वो जो उसने रिवर टाइप एक बना दिया अपने आसपास का, जो इमेजिन करना पड़ेगा। देखो ये इमेजिनेशन लगेगी यहाँ पे। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, आइंस्टाइन ने बताया था। अगर हमारे यूनिवर्स में बहुत भारी सी चीज रख दोगे तो अपने आसपास के जो स्पेस टाइम है उसको बेंड कर देगा। जो भी चीज आ रही होगी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस गड्ढे में गिरने के अलावा। वैसे ही अगर दो गैलेक्सीज पास होंगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से। अगर थोड़ी दूर होंगी तो धीरे धीरे मूव करनी स्टार्ट होंगी, और अगर और ज्यादा दूर होंगी तो वो और ज्यादा स्पीड से मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी। 3 हमारे को ऑब्जर्वेशन दिखाई दी। एक दूसरे से गैलेक्सी दूर जाना चाहती है। अगर पास है तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण पास आना चाहती हैं, ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम के कारण। लेकिन अगर दूर है और तेज एक्सेलरेट और तेज दूर जाना चाहती हैं। इसका मतलब इन तीनों से एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में पड़ी है ना गैलेक्सी, वो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम खुद ही खींच रहा है। वरना कैसे ही गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा सकती हैं? जब ग्रेविटेशनल फोर्स है ही तो फिर क्यों दूर जाएंगे? अगर पूरे यूनिवर्स में हम सिर्फ 2 गैलेक्सीज को रख के छोड़ दें, वो दूर दूर ही जाते जा रही है। कैसे जाते जा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्टिव होता है। मतलब अगर बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम जैसी चीजों की भी हम बात करें तो वो तो पास आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो जिस स्पेस में वो पड़ी है ना वही खींच रहा है। लेकिन वो स्पेस खींच के कहां जा रहा है? क्या है इस यूनिवर्स से बाहर? क्या इस यूनिवर्स का जो मैटर और एनर्जी है कहीं और ट्रांसफर हो रहा है या नहीं? The best answer at the moment, at least for this video, is नहीं। तो वही है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। भाई सब कहां से कहां ही चलेगा, वरना वापिस आते हैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पे। इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। एक अपने पास होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव मतलब एक्सपेंसिव वेरिएबल, मास पे डिपेंड करते हैं, मैटर पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मास की बात हो सकती है, वॉल्यूम की बात हो सकती है। ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर फिट हो सकता है उसमें। एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिपेंड नहीं करती? टेम्परेचर, हालांकि वी स्टिल हैव नो आइडिया व्हाट इज टेम्परेचर, बट स्टिल टेम्परेचर हो सकता है नहीं डिपेंड करता वो
अमाउंट ऑफ मैटर पे डेंसिटी। एक ग्लास पानी ले लो एक रिवर में से, गिवन कंडीशन वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी या उस पूरे रिवर के अंदर, बट एक ग्लास पानी ले लो या पूरे रिवर की डेंसिटी सेम ही आने वाली है। एक लकड़ी का टुकड़ा या पूरी की पूरी लकड़ी, डेंसिटी सेम। दैट इज द मेन थिंग जो हमें जाननी थी यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की मैंने स्टोरी बता दी है, और कि अगर हम एक, इसका मतलब है अगर मेरे पास एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, एक सिस्टम है सी, अब मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा आपस में और मैंने देखा कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। फिर मैंने इन मतलब कोई पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड नहीं आ रहे, दूसरे को जोड़ के देखा तो यहां भी नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, इसका मतलब सी भी पक्का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा ए के साथ। दैट इज द कंक्लूजन विद वी कैन ड्रॉ। क्या चीज है जो सेम रह रही है? वी हैव गिवन द नेम प्रेशर। वो क्वांटिटी को, वो बैलेंस्ड चीज को, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड प्रेशर इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड दैट्स द टर्म वी हैव डिफाइंड फॉर इट। ठीक है, तो प्रेशर इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स द कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बढ़िया था। अब हम आना चाहेंगे मेन जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है एक, बस इसके लिए एक और चीज जान लेते हैं टेक्निकल सी, कि हमारे सामने कभी भी ऐसा ऐसा वर्ड आ जाए, भाई हमें एजुकेटेड बनना है। एजुकेटेड का मतलब होता है हमें छोटी मोटी टर्म्स जो हमारे सामने कभी कभी आ जाए ना टेक्निकल सी, पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। ऐसा थोड़ी कि हम स्ट्रिंग थ्योरी पे पहुंच गए और हमें किसी ने पूछ लिया भाई डायथर्मिक वॉल्स क्या होती है, हमें पता ही नहीं। अब किसी ने पूछ लिया एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है, हमें पता ही नहीं। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक वाले से मिले तो लैंग्वेज तो अपनी ही यूज करेगा ना, तो तुम्हें पता तो होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज, जरूरी। इसलिए मैं लैंग्वेज भी सिखा रहा हूं साथ साथ, तभी आगे बढ़ेंगे। और मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं पूरे ओरिजिनल तरह से उसको पढ़ना चाहता हूं। रिचर्ड फाइनमैन की लैंग्वेज में बताना चाहूं तो एक सब्जेक्ट पकड़ो जो तुम्हें बहुत पसंद है और उसको एकदम ओरिजिनल स्टाइल में, एकदम कैओटिक स्टाइल में, जैसे तुम चाहते हो वैसे पढ़ो। वो मेरे लिए फिजिक्स है, वो मेरे लिए फिलोसफी है। तो मैं अपने ही तरीके से पढ़ता हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि मेरे को इसी तरह से पढ़ाना चाहिए था, पहले जीरोथ लो फिर फर्स्ट लो, जीरोथ लो को भी इसी तरह से ऐसे बताना चाहिए। नहीं, मैंने स्टार्ट ही किया है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से, फिर मैं आया हूं इन सब पे चीजों पे। समझ गए ना? एकदम रैंडम तरह से पढ़ना चाहिए किसी भी टॉपिक को, लिख के एटलीस्ट। ठीक है, लिखना जरूरी है। इसके बाद डायथर्मिक वॉल्स हमारे पास होती हैं। डायथर्मिक वॉल्स का मतलब है एनर्जी का एक्सचेंज अलाउ है इसमें। ऐसे ही आप यहाँ वॉल लगाऊंगा कि एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। लेट अस गो विद हीट एनर्जी। हमें नहीं पता कि वो कौन सी एनर्जी होगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं मेटल वॉल्स। मेटल की कोई वॉल लगा दी है। और एक होती है एडियाबैटिक वॉल्स। ऐसी हम हाइपोथेटिकल या फिर ऐसी हम आइडियल चीज एक एज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसी वॉल हमने लगा दी जो कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलाउ नहीं कर रही है। एक बार मैंने एडियाबैटिक वॉल इसके बीच में लगा दी तो मैं इसको कितनी भी एनर्जी दे दूं बर्नर से, यहां से वो एनर्जी इधर नहीं जा सकती है। 2000 एडियाबैटिक वॉल्स। अभी भी हम जो कर रहे हैं वो बाहर खड़े होकर कर रहे हैं, अभी हम इसके बाद अंदर नहीं घुसे हैं। वी हैव नो आइडिया कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चल रहा है। हम वो आइंस्टाइन वाली अप्रोच पे हैं, बाहर से देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। यूनिवर्स में भी ऐसा हो सकता था ना, अगर मैं यूनिवर्स के बाहर जाके देखूं या फिर मैं अर्थ के बाहर जाके देखूं, मेरे को स्फेरिकल दिखाई देगी। उसमें मजा क्या है? अर्थ पे बैठ के बताओ कि वो स्फेरिकल है, तभी तो हम उसको कर्व्ड ज्योमेट्री बोल पाएंगे एक्चुअल में। ऐसे ही यूनिवर्स को बाहर जाके तो देख नहीं पाएंगे, तो यूनिवर्स में बैठ के कैसे बताएं कि वो एक्सपैंड कर रहा है या नहीं? वही तो मेन जीनियस लेवल की चीज थी ना। ऐसे ही अगर अभी अगर हम बाहर जाके देख रहे हैं कि टेम्परेचर वगैरह, अभी हम सिर्फ नंबर्स एसोसिएटेड कर रहे हैं और उस नंबर्स के मैंने नाम दे दिए। ऐसे ही सेल्सियस थे, फ़ारेनहाइट थे, उन्होंने स्केल्स बना दिए थे डिफरेंट डिफरेंट। कि अगर एक थर्मोमीटर लोगे, अगर वो थर्मोमीटर की जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो एक्सपैंड करने स्टार्ट कर देते हैं। मरकरी उसका एग्जांपल है, तुम्हारी बॉडी के साथ लगाया और वो मरकरी एक्सपैंड करनी स्टार्ट हो गई, या उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज होनी स्टार्ट हो गई। लेट अस से थर्मल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। लेंथ इंक्रीज होते 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 लीनियर एक्सपेंशन हो गई उसकी जो लेंथ है ना, थर्मोमीटर के अंदर जो मैंने भर रखा है मरकरी, वो बढ़ता गया, ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, रुक गया एक समय आके। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम हो गई? हमने उसका नाम रख दिया टेम्परेचर। जो वो थर्मोमीटर में हाइट दिख रही है उसके साथ रिलेशन बना दिया, उसमें हमने रीडिंग्स लिख दी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पहले थे।
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में फर्क ये था कि जो सेल्सियस था उसमें वाटर के, एक और चीज बताता हूँ, जो सेल्सियस थे ना, उन्होंने कहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। तुम कहोगे भैया नहीं, गलत बोल रहे हो, चेक कर। नहीं 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 नहीं, पहले उन्होंने ऐसे ही बोला था, फिर वो रिवर्स हो गया था। मतलब जब हमने कन्वेंशनली जब उसको प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि ये बॉइलिंग के लिए रख लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग के लिए रख लेते हैं। लेकिन इसमें ना नेगेटिव नंबर पे, इससे नीचे भी तो आ जाता था टेम्परेचर, तो हमें ना नेगेटिव टेम्परेचर समझ नहीं आता था। यूजुअल जो जितने भी लोग है ना, वो चाहते थे कि नेगेटिव नंबर्स ना आए, इसलिए हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये वाला स्केल यूज करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज आती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 0 फ़ारेनहाइट से नीचे थी, बट काफी जगह पे ठीक था ये। यहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज आती थी बट कम आती थी। तो फिर हमें जरूरत पड़ रही थी कि यार हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, टेम्परेचर नेगेटिव कैसे ही डिफाइन कर पाएंगे हम, है ना। तो इसीलिए हमने केल्विन स्केल डिस्क्राइब किया जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 0 केल्विन होती है, जिसमें हमने 273 डिग्री और 373 डिग्री ये जो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कंसीडर कर लिए कि 0 केल्विन से नीचे कुछ नहीं है। ये था हमारे पास छोटी सी कहानी स्केल्स की। जीरो लो पे वापस आना चाहें तो इसका मतलब है जस्ट एज प्रेशर इंडिकेट्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, द zeroth law implies the existence of a universal property indicates thermal equilibrium। कुछ तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए भी हमें चाहिए होगा और उसी का हमने नाम रख दिया टेम्परेचर। सही, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, जिसका काफी देर से इंतजार होगा तुम लोगों को भी, मेरे को तो बहुत ज्यादा था। अब हम इसके घुसते हैं अंदर, क्योंकि मैं हूं क्वांटम मैकेनिक्स वाला। तो क्वांटम मैकेनिक्स में घुसने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। देखो, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो डील करती है बल्क प्रॉपर्टीज के साथ, बट ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग अगर हमें कभी भी चाहिए है मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हमें पढ़नी होगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज द नेक्स्ट स्टॉप, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहीं पे एंट्री होती है बोल्ट्जमैन की। बोल्ट्जमैन ने सोचा, अब डायरेक्टली इन पे ही आते हैं बोल्ट्जमैन पे। बोल्ट्जमैन वर्क करते थे फेज स्पेसिस का यूज करके। फेज स्पेस का मतलब है हमारा पूरा का पूरा जो, थोड़ा सा वियर्ड होने वाला है, हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो हमारे पास 6n डायमेंशनल स्पेस है। अब ये वो वाला स्पेस से मत कंसीडर करना बिल्कुल भी। एक हमारे पास स्पेस होता है फिजिकल स्पेस, एक हमारे पास स्पेस का मतलब हो, फिजिकल स्पेस मतलब ये जो हमारे आसपास का है 3 डायमेंशनल स्पेस। एक स्पेस का मतलब होता है आउटर स्पेस, दोनों ही नहीं, मैं मैथमेटिकल स्पेस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है। इसका मतलब है मैंने पूरे के पूरे स्पेस को अपने आसपास, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, ये एक्चुअल डायमेंशंस नहीं होते हैं। जिस भी जगह पे मैं अब मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मैं सोच रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं, वहां पे हर एक पार्टिकल के लिए मैंने उसके साथ 6 नंबर्स जोड़ दिए, 3 उसके पोजीशन के लिए एक्स वाई जेड और 3 उसके मोमेंटम के लिए। ऐसे कितनी, एक पार्टिकल की बात करते हैं अभी के लिए, तो हमारे पास हो गया 6 डायमेंशनल स्पेस। 6 डायमेंशनल स्पेस, इनिशियल पोजीशन, मोमेंटम बताओ, मैं उसका पूरा फ्यूचर बता दूंगा तुम्हें। ऐसा होता था ऐसा होता है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की। तो इन्होंने क्या किया, जो बोल्ट्जमैन थे, इन्होंने क्या सोचा कि मैं पूरे के पूरे फेज स्पेस को ना क्वांटाइज्ड कर देता हूं। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है, हमें वैसे क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, अभी के लिए जरूरत नहीं है। इन्होंने सिंपल भाषा में ऐसे सोचा कि पूरे के पूरे स्पेस को ना छोटे छोटे पार्ट्स में सोच लेता हूं कि या तो सिस्टम इस कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, या सिस्टम की ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या सिस्टम की ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। लेट मी टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ फेज स्पेस। ऐसा समझो, ये कोई साधारण सा स्पेस है ही नहीं, हमारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये है 6n डायमेंशनल स्पेस। ध्यान से समझना, 6n डायमेंशनल स्पेस। इससे डीप नहीं जा पाएंगे हम एट द मोमेंट। दिस इज द मोस्ट डीप लेवल, जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स में घुसेड़ सकता हूं, मैं अलाउड ही नहीं है एट द मोमेंट मुझे वो सारी चीजें घुसेड़ने बीच में। फिलहाल के लिए इस पे आते हैं। ये रहे सारे पार्टिकल्स गैस के। मुझे हर एक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम पता है, मेरे को उसका फ्यूचर पता करना है। उसके फ्यूचर की कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं देखना चाहता हूं अभी ये ए पे है, अब ये बी पे, मतलब इसकी
फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी पूरे के पूरे सिस्टम की, कैसी हो सकती है, बड़ी सारी हो सकती है अरेंजमेंट्स। ये वाला पार्टिकल इधर पहुंच सकता है या इधर पहुंच सकता है या इधर पहुंच सकता है या इधर पहुंच सकता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन फिर भी ये जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है, ये जो न्यूटन के मैकेनिक्स का रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलेंगे, बस ऐसे समझ लो कि एक कोल्ड ड्रिंक है जिसके ब्रांड्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक ब्रांड ये भी है। तो एक न्यूटन है, एक लैग्रांजियन भी है, जिसको आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बट सिंपल भाषा में मुझे अगर स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे, हर एक पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम, हर एक पार्टिकल का बस मेरे को बता दो, मैं उसके फ्यूचर बता दूंगा। ऐसा होता था यहाँ पे। फिर हम हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, जैसे आज तक तो हमने यही पढ़ी हुई है। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी बता दो तो फ्यूचर बता देंगे, न्यूटन ने ऐसा कहा था। यहाँ पे होता है इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोमेंटम बता दो, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। और वैसे भी मोमेंटम इज मोर फंडामेंटल देन वेलोसिटी। एक वीडियो आइडिया यहां से भी मुझे मिल गया है। वेलोसिटी से ज्यादा फंडामेंटल चीज मोमेंटम होती है, बताएंगे इसके बारे में भी कभी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आए तो अगर मुझे स्टार्टिंग में मुझे पूरी कॉन्फ़िगरेशन तुमने बता दी है, अब इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ एज्यूम करने की कोशिश करना। ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को मत सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल भाषा में भी ऐसे सोच लो, अब इस पूरे सिस्टम का क्या फ्यूचर हो सकता है, पूरे सिस्टम का एक साथ। ये फ्यूचर हो सकता है फेज स्पेस में, ये फ्यूचर हो सकता है, ये फ्यूचर हो सकता है, ये फ्यूचर हो सकता है। ये जो बोल्ट्जमैन है, बोल्ट्जमैन ने अब सोचा, नाम लिखना जरूरी, ये बोल्ट्जमैन ने ये सोचा कि पूरे के पूरे स्पेस, ये जो स्पेस टाइम नहीं, पूरे के पूरे स्पेस को मैं क्वांटाइज्ड कर देता हूं। मान लेता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम या तो इस एनर्जी स्टेट में हो सकता है, या इस एनर्जी स्टेट में हो सकता है, या इस एनर्जी स्टेट में, या फिर और डीप अगर इसमें हम चले, अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल इसके अंदर घुस के देखें तो जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझो कि वो पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर, अगर उनके पास समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो उसमें से कुछ ऐसी शेल्स बना लेते हैं ये एनर्जी लेवल्स में। मैक्सिमम पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, थोड़े से पार्टिकल यहां पे आ जाएंगे, थोड़े से पार्टिकल यहां पे आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल यहां, और सबसे कम पार्टिकल्स यहां पे आएंगे। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ये जो एनर्जी लेवल है उसको डिस्क्रीट माना था, यही तो क्वांटम मैकेनिक्स की भी बेसिस है, यही तो लुडविग बोल्ट्जमैन ने माना था, यही तो जीनियस चीज थी उनकी। बट ठीक है, वो एटम्स के लेवल पे सोच रहे थे, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी नहीं सोच रहे थे ना। एटम्स जो हैं या तो वही स्टेट में रह पाएंगे, ग्राउंड स्टेट में, मतलब सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में सबसे ज्यादा, और ऊपर जाते जाते एक्सपोनेंशियल डिके होने वाला है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होते जाएंगे पार्टिकल, और जो कम होने का रेट है वो एक्सपोनेंशियल होगा, सबसे ज्यादा यहाँ, और ऊपर जाते 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 कम होता जाएगा रेट। ये उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक था, बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने यहाँ पे एक लॉ भी देने की कोशिश की। और एक और चीज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे निकालने, कि कितने पार्टिकल यहाँ होंगे, कितने पार्टिकल यहाँ होंगे, कितने यहाँ होंगे, कितने यहाँ होंगे, या फिर सबसे ज्यादा पार्टिकल ऊपर होंगे, अगर इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो ज्यादा पार्टिकल जाना चाहेंगे हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे स्टार्टिंग में बिग बैंग के समय पे सोचते हैं, बिग बैंग के समय पे जब मान लेते हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं खुद बिलीव नहीं करता बिग बैंग पे, इतना ज्यादा हार्डकोर फैन नहीं उसका, बट बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रहा पूरा का पूरा यूनिवर्स। अभी फटा नहीं है यहाँ पे, किस चीज में पता नहीं, वी हैव नो आइडिया, हम वो उस पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ये रहा पूरा का पूरा मैटर, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में, और जैसे फटेगा ये तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम होएगी, धीरे धीरे यूनिवर्स कूल डाउन होना स्टार्ट होगा, और इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। ये सारी एटॉमिक लेवल पे, एटम्स के लेवल पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे बात नहीं हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स को भी मत लेके आओ, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, कुछ तो एनर्जी है इन पार्टिकल्स के पास, और ये हायर एनर्जी स्टेट में नहीं, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, गिवन द अमाउंट दिस। और जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यहां पे है पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल, यहां पे और यहां पे कुछ भी नहीं, दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट एट दिस एनर्जी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है कि अगर ये रही एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये रही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कैसे करें, कौन सी ऐसी चीज है जो बताएगी इस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज वेयर द पैरामीटर बीटा के।
जो आ, मैं हमें जब भी मैं किसी चीज को एनर्जी दे रहा हूं, इवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, टेम्परेचर जैसी कोई बात नहीं आई अभी तक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, और वो हमें मिलेगी बीटा से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी शेल्फ है, बहुत सारी ऐसी शेल्फ है। मेरे पास ना बहुत सारे पत्थर भी हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी है मेरे पे स्टार्टिंग में, फेंकता गया पत्थर को, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। सबसे ज्यादा पत्थर गिरने वाले हैं यहाँ पे। कुछ पत्थर जाएंगे ऊपर, बहुत ऊपर था ना भाई, बहुत कुछ पत्थर जाएंगे यहाँ पे, बहुत मिनिमम। ऐसे ये जो नीचे से ऊपर जाते जाते जो डिके होगा, जो कम होते जाएंगे पार्टिकल, वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा, ये बताया बोल्ट्जमैन ने। और बोल्ट्जमैन ने बताया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस पैरामीटर बीटा। टेम्परेचर जैसी कोई बात नहीं आ रही है, दैट इज वाई द दिस बीटा इज मोर फंडामेंटल। हमें डिफाइन ही करने की जरूरत नहीं पड़ रही है टेम्परेचर जैसी चीज। अगर मान लो बोल्ट्जमैन पहले आए होते सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से, तो हम आज टेम्परेचर जैसी कोई चीज ना सुन रहे होते, हम बीटा के बारे में पढ़ रहे होते। ऑल्दो बीटा इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, ये 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे इसको नहीं बोला जा सकता है। यही बस थोड़ी सी दिक्कत है इसकी। एट एनी गिवन टेम्परेचर, हालांकि क्योंकि आजकल हम टेम्परेचर के बारे में ही बात कर सकते हैं, देयर इज नो होप कि हम कभी भी नियर फ्यूचर टेम्परेचर को छोड़ के बीटा को अडॉप्ट करने वाले हैं और इसके बारे में बात करा करेंगे कि भाई तेरी बॉडी का बीटा कितना है। ऐसी कभी बात नहीं हो रही होगी। वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट एनी गिवन टेम्परेचर, अब से मैं फिलहाल के लिए कभी कभी बीच में डाल दूंगा टेम्परेचर जैसा वर्ड, बट दिस इज मोर फंडामेंटल। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बोल्ट्जमैन। ज्यादा डीप गए कि टेम्परेचर या बीटा का मतलब क्या होता है, बताता हूं कि फिर टेम्परेचर आया कहां से। बट एट एनी गिवन अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, एट एनी गिवन टेम्परेचर molecules are distributed across these energy levels in a predictable way, and that predictability can be seen or expressed in terms of this। हमें पता है कि अगर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई तो हम बता देंगे भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। पहले ना सारे के सारे यूनिवर्स जो था वो डिटरमिनिस्टिक ही तो मानते थे। यही तो सबसे मेन कोर कॉन्सेप्ट हुआ करता था, प्रिडिक्टेबल वर्ड, कि तुम जो भी चीज है प्रिडिक्ट कर सकते हो उसे। तुम्हें आज किसी के बारे में पता है, तुम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दोगे, ऐसा मानते थे लोग। इररिस्पेक्टिव, तुम पूरे यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम बता दो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल वर्ड यूज करो। बट अगर तुम मुझे हर पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम बता दो, तो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ये गारंटी देती हैं, नॉट पॉसिबल इन प्रिंसिपल, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट ये ऐसी गारंटी देती हैं, ये प्रिडिक्टेबिलिटी इनके अंदर घुसी हुई है कि फ्यूचर बता देंगी, पास्ट बता देंगी। इवन आइंस्टाइन की इक्वेशंस भी तो यही करते हैं कि हम करंट स्टेट बता दें यूनिवर्स की, वो पास्ट भी बता देंगे, फ्यूचर भी बता देंगे। जैसे पास्ट के लिए वर्क करती हैं इक्वेशंस, वैसे ही फ्यूचर के लिए भी करेंगे। क्या चीज है जो फिर डिफरेंशिएट करती है पास्ट को और फ्यूचर को? और ये प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने अभी तुम्हें लाइन भी रीड करके बताई कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट विद स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। मतलब मैं अभी जो इतनी देर से बता रहा हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड बोल्ट्जमैन शोड एट एनी गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे molecules are distributed across these energy levels। ये जो एनर्जी लेवल्स मैंने बनाए हैं, किस एनर्जी में हो सकता है, इसकी काफी सारी स्टेट्स हो सकती है ना पूरे के पूरे सिस्टम की। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा समय लेना, वीडियो को पॉज करके सोचना जरूर, फिलोसॉफिकल दिमाग में फेज में चले जाओ थोड़ी देर के लिए। ये पूरे के पूरे सिस्टम की काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इस फेज स्पेस में। इस फेज स्पेस में कोई साधारण सा स्पेस नहीं है, 6 डायमेंशनल स्पेस है। एफर्ट लगते हैं इसको समझने में बहुत ज्यादा, बट इस सिस्टम की काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, काफी सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, जिसमें से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में, इस वाली सिचुएशन में होगा। और इस पूरे के पूरे एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इसके पास है एट टी टेम्परेचर पे, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम है, तो हम इसकी प्रिडिक्ट कर सकते, हम इस बता सकते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाली है। इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल वे प्रिडिक्ट कर पाएंगे और बता देंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये हमारे पास पूरा एक इक्विलिब्रियम बताने का तरीका,
and that can be shown in terms of that beta according to Boltzmann। जैसा मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में बात की है, तो मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छोड़ पाऊंगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक लॉ भी दिया जिसमें इन्होंने बताया दिस पैटर्न इज डिस्क्राइब्ड बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैं ये पैटर्न बता रहा हूं कि हम प्रिडिक्ट तो कर पाएंगे ये पैटर्न में होगा, ये पैटर्न होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये कैसे मिलेगा हमें? इट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन या population of high energy state, population of high energy state to the population of lower energy state। जब हम आने वाली वीडियोस में पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स में घुसेंगे, अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लिया था, मैं इसमें इंक्लूड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा थ्योरेटिकल रखते हैं पूरे के पूरे लेक्चर को, आइडियाज दिमाग में आ जाएंगे, फिर मैथमेटिक्स पे जंप करना इजी होगा, है ना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, पहले फिलोसफी फिर फिजिक्स फिर मैथमेटिक्स, हमेशा ऐसे ही रीड करता हूँ। तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन का अकॉर्डिंग था। ये कहां से आया एक्सपोनेंशियल, अभी जानेंगे इसको आने वाली वीडियोस में, बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, हमारा कोई लॉस नहीं होगा यहां से, हमारा गेन ही होगा कि जो पॉपुलेशन हाई एनर्जी स्टेट में है वो एक्सपोनेंशियली डिके करेंगी। जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट पे जाते जाओगे एक्सपोनेंशियल डिके आने वाला है, कम होती जाएंगे, धीरे 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 कम होती जाएंगी। ऐसा है हमारे पास। तो ये एक छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्मूला था, मैं जो पक्का इंक्लूड करना चाहता था कि भाई ये है, ये मैजिक है। और ये जो बीटा है ना, ये हमें बताता है, इस बीटा का यूज करके मैं बता सकता हूं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है हमारे सिस्टम की एट एनी गिवन एनर्जी। अगर हमारे पास कभी भी दिस बीटा कंट्रोल्स फॉल्स ऑफ। अब क्या था कि पहले बोल्ट्जमैन से पहले काफी सारे लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारा काम कर लिया था। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन ये जो जीरोथ लॉ था ना, ये जीरोथ लॉ बाद में आया, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा भाई क्या ही एक लॉज को आगे शिफ्ट करेंगे, इसको जीरोथ लॉ बना देते हैं। हालांकि दिस इज, मैं ये तो नहीं कहूंगा मोर फंडामेंटल, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी भी जरूरी है, लेकिन वो अच्छे खासे एस्टेब्लिश हो चुके थे कि ये फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ है। तो अब साइंटिस्ट तो थोड़े से लेजी भी होते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई क्या ही लॉज को आगे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट रहने दो, सेकंड को सेकंड रहने दो, इसको जीरोथ लॉ बोल देते हैं, क्योंकि आगे रखना जरूरी था। इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे पूरे के पूरे यूनिवर्स का, यूनिवर्स की इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम डिफाइन करेंगे कि इस टेम्परेचर पे, इस एनर्जी पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, इस तरह से फैले हो सकते हैं पार्टिकल्स, तभी तो भाई उसकी मोशन वाली स्टेट डिस्क्राइब करेंगे। तो जरूरी तो था पहले नंबर पे रखना। दूसरे में जब हम एनर्जी की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, तभी कर पाएंगे ना जब हमें पता होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, बीटा क्या होता है। थोड़ा बीटा के बारे में और बताऊं तो ये कंट्रोल करता है कि कैसे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली गिरेगी। अब जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश क्वांटिटी हो चुकी थी पहले ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह को डिफाइन करने के लिए। तो बोल्ट्जमैन ने भी ये बीटा और टेम्परेचर में एक रिलेशन निकाला, विच इज बीटा, डिफाइन किया बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट भी आना चाहिए था के, और इस के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हालांकि हमें पता है यूनिवर्स में फंडामेंटल कांस्टेंट्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ साथ में आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंट था ना, कोइंसिडेंट था ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर बोल्ट्जमैन पहले आ जाता सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से तो कभी इस कन्वर्जन की जरूरत ही ना पड़ती, है ना। फिर तो हम बीटा को ही डिफाइन करते, हमें कभी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिफाइन करने की ही जरूरत ना पड़ती। बट जैसे उन्होंने डिफाइन किए कांस्टेंट को किया ताकि डायमेंशनली ये करेक्ट हो सके, तो एक और कांस्टेंट आ गया हमारे पास के बी, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.38 10 की पावर -23 जूल्स पर केल्विन समथिंग ऐसे होती है। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट की तरह सामने आया। जैसे ये फंडामेंटल कांस्टेंट होते हैं, हमारे यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं ये कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी इधर उधर होती है, हमारा यूनिवर्स कुछ और होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी इधर उधर होती है, हमारा यूनिवर्स कुछ और तरह से बिहेव करता। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कुछ और इधर उधर होती किसी और तरीके से, ऐसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इसके बारे में बात थी, मैंने सोचा बताऊं। तो एट फाइनल मैं क्या बताऊं बीटा के बारे में, अगर तुम्हें एक ही बात जाननी हो, अगर मुझसे कभी कोई पूछ ले कि भाई एक लाइन में बता दो पूरे का पूरा जितना भी अभी तक हमने भाषण सुना है उसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो, व्हाट इज बीटा, वी हैव नो आइडिया कि क्या होता है, ये रही
इट बीटा क्या कहता है? इट एक्सप्रेसेस द इक्विलिब्रियम या फिर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब बताओ उसकी कुछ देर बाद क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो गिवन उनके पास एनर्जी कितनी है, इट एक्सप्रेसेस द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम ओवर देयर अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। उनके पास जितने भी एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 एनर्जी लेवल में वो हो सकते हैं, उनमें कितने कहां पे कैसे पार्टिकल होंगे एग्जैक्ट तो नहीं, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ तो नहीं, क्योंकि हम बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसकी बता सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक्सपेरिमेंटली हमें चीजें पता लगती गई, हमें पता लगा कि अगर हम हाई बीटा की बात करें या फिर लो टेम्परेचर की बात करें तो ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना प्रेफर करते हैं। बीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, टेम्परेचर याद रखना, बोल्ट्जमैन को अलग से डिफाइन करना पड़ा उसके बीच में रिलेशन, क्योंकि टेम्परेचर वाज मोर फेमस क्वांटिटी देन बीटा। ठीक है, जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिराइव कर रहे थे, इसका जो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है, तो इनको अलग से डिफाइन करना पड़ा, इसीलिए हम रेसिप्रोकल की तरह भी से देख पा रहे हैं कि हाई बीटा होगा तो ज्यादातर पार्टिकल हमें दिखाई देंगे लोअर स्टेट में। लोअर स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड, लोअर स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड। अच्छा, मैं यहां पे एक और चीज पूछना चाहूंगा, हमें पता है सबसे कम टेम्परेचर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, उससे नीचे क्या होता है? अब तुम कहोगे 0 केल्विन ही अचीवेबल नहीं है, तो 0 केल्विन से नीचे तो क्या ही होता होगा? नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? हाँ, अगर हम टेम्परेचर जैसे क्वांटिटी के बारे में बात करें तो भाई नहीं बता पाएंगे हम, 0 केल्विन ही नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कभी भी कि 0 केल्विन पे क्या होता है, उससे नीचे की तो बात छोड़ ही दो। लेकिन ये बीटा को यूज करके हम बता सकते हैं, बीटा का यूज करके हम बता देंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, 0 केल्विन का क्या मतलब होता है, या 0 केल्विन जो हमारे लिए बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लगती है उसका मतलब क्या होता है। बट उससे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लो बीटा का मतलब होता है हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स के बिगिनिंग की ये वाली बात हो रही है, आगे जाने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही वो एस्ट्रोनॉमी वगैरह पे ज्यादा मजा आने वाला है उस पर। बट थोड़ा सा देखो स्ट्रगल से ही चीजें आगे बढ़ती है ना, तो इसलिए तो ये लो बीटा हमारे पास है। जो डिके होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, डिके इज स्लो, मतलब ऊपर जाते जाते जो घट रही थी पॉपुलेशन अब ज्यादा तेज नहीं घटेगी, कम घटेगी। इसका मतलब है मैनी हाई एनर्जी लेवल्स आर पॉपुलेटेड, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पॉपुलेटेड, अगर हमारे पास लो बीटा होगा तो जस्ट ऐसे समझ लो कि मेरे पास पत्थर थे, वो मैं शेल्फ्स पे फेंक रहा था, वो जान लगा के ही फेंक दिए मैंने, तो फिर तो ऊपर जाएंगे ही ना ज्यादा, है ना, बस वही वाली सिचुएशन है। बड़ी ज्यादा रिगरसली फेंक रहा हूं मैं पत्थर को या बॉल को टॉस कर रहा हूं ऊपर की तरफ, बढ़िया। इसका मतलब है हमारे पास मेन फॉर्मूला आया है बीटा इक्वल टू 1/kT। यहाँ पे जो हमारे पास k है वो एक नेचुरल स्केल, मतलब हमारे जो कन्वेंशनल टेम्परेचर था उसमें जाने के लिए, इनके कन्वर्जन के लिए k का यूज किया। टेम्परेचर का या बीटा का मतलब, अब बीटा को ऐसे डिस्क्राइब किया है, जस्ट रेसिप्रोकली तो है, तो टेम्परेचर की भी ये भी सेम डेफिनेशन मान सकते हैं कि टेम्परेचर भी यही बताता है। टेम्परेचर इज द सिंगल पैरामीटर, वैसे मैं बीटा बोलना चाहिए, बीटा या टेम्परेचर इज द सिंगल पैरा, अब से मैं टेम्परेचर बोलूंगा, बीटा सॉरी, टेम्परेचर इज सिंगल पैरामीटर that defines the most probable distribution of molecules among the available energy state at equilibrium। अब अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गए, एक सिस्टम को मैंने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, 5 जूल ऑफ एनर्जी दी, 5 जूल में अब वो सारे के सारे बिखर गए हैं, एक इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसमें। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद क्या है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्या है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से पार्टिकल पड़े हैं, कौन कितने पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में है, कितने लोअर में है, वो सारी चीजें टेम्परेचर को यूज करके बताई जा सकती हैं। आगे आगे जैसे हम चलने स्टार्ट हुए तो हमें पता लगा कि भाई ये टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का या फिर वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज वेलोसिटी। एंड यहीं पे एंट्री होती है मैक्सवेल की।
और तब तक काफी काम हो चुका था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। मैं इसका फॉर्मूला तक नहीं लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएट इसको भी करना चाहेंगे हम। हमें पता लगा कि जब हम आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस के बारे में बात करते हैं, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तुमने पक्का सुना होगा, उसी की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा जो कैओटिक मोशन, कैओटिक मतलब रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल, आइडियल गैस मूव कर रही है, दीवार पे टकराएंगे, टकराने की वजह से हमने डिफाइन किया एक चीज जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। उस स्ट्राइकिंग टू वॉल्स को, जो वॉल्स पे टकरा रहे थे पार्टिकल, उसमें हमने एक प्रेशर जैसी क्वांटिटी बना दी। लेकिन जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड थी, कि कितने पार्टिकल की कितनी स्पीड होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड वो डिपेंड करती थी, या वहां से हमें पता लगा वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, कितनी एनर्जी अवेलेबल है उन पार्टिकल पे। डिपेंडिंग ऑन दैट, और एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। यहां से मैंने रिलेशन लिखा भी है कि हमें पता लगा एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। कि मतलब एक चीज मैं डिफाइन कर सकता हूं, वॉल से अगर पार्टिकल्स टकरा रहे हैं तो वहां से प्रेशर डिफाइन किया जा सकता है। अगर मैंने एनर्जी दे दी तो पार्टिकल्स रैंडमली मूव भी करेंगे। अगर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा मैं एनर्जी दूंगा उतने ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे पार्टिकल्स, एंड एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिस। अगर ज्यादा एनर्जी होगी, मैंने यहां पे एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कुछ ऐसा सा ग्राफ ऑब्टेन होता है, अगर थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो ऐसा सा ग्राफ ऑब्टेन होता है। मतलब जो वेलोसिटी है वो एकदम पीक पे, ज्यादातर पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैंने ज्यादा एनर्जी दे दी किसी सिस्टम को, तो फैल जाएंगे। जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी कोई एक वेलोसिटी नहीं होगी, उसके आसपास की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी होगी ना पार्टिकल्स की, हाई टेम्परेचर पे वो फैली हुई होगी, अलग अलग वेलोसिटी होगी सर सभी पार्टिकल के पास। लेकिन अगर हम बात करें हाई बीटा की, हाई बीटा मतलब लो टेम्परेचर, तो एक ही वेलोसिटी अटेन करना चाहेंगे सारे के सारे पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो भी हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी। एंड इट्स टाइम फॉर समथिंग बिग। अब हम लार्ज लेवल पे जाने वाले, बियॉन्ड द बीकर जाने वाले। अभी हम एक डिब्बे के अंदर थे, अभी हम डिब्बे के बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे। नाउ इट्स टाइम फॉर गोइंग बियॉन्ड द बीकर। बाहर जाने वाले, अपनी अर्थ से भी बाहर जाने वाले हैं। कॉस्मोलॉजिकल एंड क्वांटम फ्रंटियर पे जाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जीरो क्लोज ट्रू पावर इमर्जेस व्हेन वी अप्लाई द कोर कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल। ये बीटा कर क्या रहा था, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे पार्टिकल्स फैले होंगे इन देयर अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, वो बताता था। तो हमारे पास अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूनिवर्सल लेवल पे बताना चाहें तो हमारे पास आता है यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम पैरामीटर। पूरे यूनिवर्स के अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखना हो तो वहां पे भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिस, एंड दैट विल टेल अस द ट्रू पावर ऑफ दिस बीटा। कैसे नेचुरल, ज्यादा नेचुरल और ज्यादा फंडामेंटल है ये एज कंपेयर टू रियलिटी को ज्यादा अच्छे से शो करता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बाहर से देखने में पता लगी थी हमें प्रॉपर्टी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया था, ये अंदर घुस के हमें पता लगा है। सबसे पहली चीज की मैं बात करना चाहूंगा कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। कॉस्मिक इक्विलिब्रियम, मैं बात कर रहा हूं सीएमबी की, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में। इज द अल्टीमेट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जीरो फ्लो। कहने का मतलब है नियरली अगर हम देखें स्पेस से बाहर चले जाएं तो 2.725 केल्विन, ऑलमोस्ट हर जगह पे जिस भी डायरेक्शन में हम देखना चाहें इतना ही हमें टेम्परेचर दिखाई देता है। इसका मतलब वही है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहीं भी अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम इसमें टेम्परेचर की बाट करना चाहें इस समय पे एट द मोमेंट पूरे स्पेस में किसी भी दो पॉइंट को देख लें, वैसे हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए 2-3 सिस्टम चाहिए होते हैं, तो वो 2-3 सिस्टम इसी यूनिवर्स को ही मान लो साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बट चलेगा, इतना तो अलाउड होगा मेरे ख्याल से। पूरे के पूरे यूनिवर्स को 2-3 सिस्टम मान लो। कैसे मान सकते हैं एक चीज को 2-3 सिस्टम? ऐसे कि उसमें 2-3 पॉइंट्स मान लो, कोई भी रैंडम कहीं भी पूरे स्पेस में 2-3 पॉइंट्स मानोगे तो उसमें सेम ही टेम्परेचर दिख रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है।
टेम्परेचर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेट फॉर द बीटा। उससे पहले एक और भी चीज बताना चाहूंगा कि यूनिवर्स में पहले जब रेडिएशन निकली थी उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। धीरे 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 वो एनर्जी कम होते होते माइक्रोवेव में बदल गई, वो लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों, कहां गई वो एनर्जी, वी हैव नो आइडिया। वो गायब हो गई एनर्जी, वो खत्म हो गई एनर्जी। और हमें हर जगह पे माइक्रोवेव्स दिखाई देती है, जैसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी बोलते हैं, जिसका यूज करके हम यूनिवर्स के बारे में काफी सारी बातें पता कर सकते हैं। और इसमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, जहां पे टेम्परेचर जैसी चीज हमारे सामने आ रही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं अ यूनिवर्सल थर्मोमीटर। यूनिवर्सल थर्मोमीटर बनाना होगा तो हाँ, मैं एक टेम्परेचर जैसी क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज आती है, कॉस्मिक बीटा। कॉस्मिक बीटा का मतलब होता है, अगर मुझे यूनिवर्स का इवोल्यूशन देखना है, तो यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। अगर मैं स्टार्टिंग में चला जाऊं, बिग बैंग के समय पे देर वाज जीरो, नॉन जीरो थी बीटा की वैल्यू। सबसे कम यही हो सकते हैं ना, बीटा जीरो था। वेट अ सेकेंड, तो टेम्परेचर कितना होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेम्परेचर से जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये रहा वो बिग बैंग, बीटा की वैल्यू जीरो है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अपनी मैक्सिमम हायर एनर्जी स्टेट में, सारी हायर एनर्जी स्टेट में है सारे के सारे पार्टिकल्स। जैसे बर्स्ट हुआ, धीरे 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 कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, जो बीटा की वैल्यू है वो बढ़ने स्टार्ट हुई, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, तो अपने जितने भी पार्टिकल्स थे वो लोअर एनर्जी स्टेट में आना स्टार्ट हुआ। और इस समय एक इक्विलिब्रियम, जितनी भी एनर्जी हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है, उस एनर्जी के चलते हम एक पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या, किस तरीके से वो फैल रखे। क्या अब इस करंट स्टेट में, एट द मोमेंट, आज के समय पे अगर हम देखें तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन उन पार्टिकल्स की, कैसे वो अपने एनर्जी लेवल्स में है। ज्यादा एनर्जी लेवल मतलब ज्यादा पार्टिकल हैं लोअर एनर्जी लेवल पे, कम पार्टिकल है हायर एनर्जी लेवल पे, वो डिफाइन करता है दिस बीटा, कॉस्मिक पैरामीटर। आगे बढ़ना चाहेंगे, इन इंडिकेटिंग मैक्सिमम कैओस, स्टार्टिंग की बात हो रही है एनर्जी स्टेट। टुडे सीएमबीज बीटा का मतलब होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वाला जो बीटा है, इज लार्ज एंड पॉजिटिव, रिफ्लेक्टिंग अ कोल्ड हाईली ऑर्डर्ड लोअर एनर्जी स्टेज। अब इसकी वैल्यू बड़ी हो चुकी है, ये भी ग्रो कर चुका है और थोड़ा कूल डाउन हो चुका है। अब तुम फंडामेंटली सोच के तो देखो ना, टेम्परेचर तो मैं अभी डिफाइन कर सकता हूं थर्मोमीटर की तरह, लेकिन ये जो बीटा है ये हमें बताता है कि जो पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे दोबारा लेके चला जाता है। टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर ना हमें लार्जर पिक्चर दिखा, मतलब बाहर से माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाता है। जो बीटा है ना, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाता है, वो हमें अंदर लेके चला जाता है क्वांटम लेवल पे, कि बेटा एक बार ना इधर घुस के देखो जरा। अब देखो जितने भी पार्टिकल थे ना, अब वो लोअर एनर्जी स्टेट पे जा चुके हैं, लोएस्ट पे नहीं जा चुके हैं। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है जब बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म होने पे ही आएगी, वो अटेन होगी भी या नहीं, वी हैव नो आइडिया। बट टेम्परेचर जो है ना बाहर से देखने पे पता लगती है, जो बीटा है ना वो अंदर घुसने पे पता लगती है, तो विच इज मोर नेचुरल। कन्विंस तो करा के भेजूंगा बेटा तुम्हें, है ना। अब बीटा कहता है बेटा अंदर आओ, फिर तुम्हें दिखाएंगे। अब देखो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कैसे पार्टिकल फैले हुए हैं। पहले सारे के सारे हाई एनर्जी स्टेट में थे, जितनी भी स्टेट उस समय प्रेजेंट थी। स्टेट का मतलब होता है, एनर्जी स्टेट का मतलब कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पार्टिकल, मैं इसको ऐसे ड्रॉ तो करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। पार्टिकल के पास, एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो सकती है, या इतनी हो सकती है, या इतनी हो सकती है, या इतनी, यही तो है स्टेट्स। ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं, पड़े नहीं होंगे यहाँ पे पार्टिकल्स। पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी, 5 ऑप्शन है मान लो। तो पार्टिकल के पास सबसे कम एनर्जी होगी, ये बीटा बताता है। और एक्सपोनेंशियली डिके होती हैं जैसे जैसे हम हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती हैं सारी की सारी चीजें। ऐसे ही जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, इस समय पे जो सीएमबी का जो बीटा है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। हर जगह पे अगर हम देखें टेम्परेचर की वैल्यू इतनी हो रखी है, मतलब सारे के ऑलमोस्ट, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं। जो भी इस टेम्परेचर पे या इस एनर्जी, जितनी एनर्जी अवेलेबल है, उस एनर्जी अवेलेबल पे जो जिस भी स्टेट में वो रह सकते थे वहां पड़े हुए आप पार्टिकल आराम से। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
क्योंकि एक्सपैंड भी कर रहा है यूनिवर्स, एक्सपेंशन भी आएगी। अब दूसरा हमारे पास है डार्क मैटर की बारी। डार्क मैटर के साथ हमारे पास एक वर्ड आता है एडियाबैटिक बोल्स। हमने देखा कि भाई ये जो डार्क मैटर है ना, ये नॉर्मल मैटर, ऑर्डिनरी मैटर, जिससे हम बने, जैसे ये बने, जैसे फोन बने, जैसे तुम बने हो, उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब वहां से ना एनर्जी इधर आती है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर से, ना यहां से एनर्जी उधर जाती है, ना हम हीट उसे शेयर कर सकते हैं, वो हमारे को कर सकता है। इसका मतलब है डार्क मैटर में और हमारे बीच में कोई ना कोई तो एक ऐसी इनविजिबल वॉल है। जीरोथ लॉ हमें बताना चाहता है, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसी सिचुएशन रीच आउट हो सकती है जब ऑर्डिनरी मैटर और जो डार्क मैटर होता है उनके बीच में पक्का थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, सेम टेम्परेचर हो जाएगा दोनों का, लेकिन एक्सचेंज नहीं करते जितने भी अभी तक हमारे पास एविडेंस है। द फैक्ट दैट दे डोंट इंप्लाई अ फंडामेंटल, दे डोंट, द फैक्ट दैट दे डोंट एक्सचेंज नहीं करते, दिस इंप्लाइज अ फंडामेंटल बैरियर टू द इंटरेक्शन, अ क्रूशियल क्लू टू इट्स नेचर। जो करना चाहिए था डार्क मैटर को इंटरेक्ट मैटर के साथ, जो हमारी थिंकिंग, ऑर्डिनरी थिंकिंग सोच कहती है, बट वो एनर्जी नहीं एक्सचेंज करते हैं नॉर्मल मैटर के साथ। मैं डार्क मैटर में चला भी गया तो वो कंप्लीटली अलग ही दुनिया है। अगर डार्क मैटर से बना हुआ एक इंसान, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, थोड़ा तो साइंस फिक्शन में जा सकते हैं ना, डार्क मैटर से बना हुआ एक इंसान, अगर मैं उससे हाथ मिलाऊंगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, जबकि मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे, उसमें नहीं होगा। शायद कोई इनविजिबल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है डार्क मैटर इनहेबिट्स अ सेपरेट थर्मल वर्ल्ड फ्रॉम आवर ओन। तो ये जो डार्क मैटर है इसके पास एक सेपरेट, अलग ही दुनिया है, इससे बने हुए, अगर जस्ट पार्ट ऑफ साइंस फिक्शन, हमें नहीं पता इसका आंसर, वी एक्सेप्ट इट। साइंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी हैव नो आइडिया कि डार्क मैटर से बनी हुई चीजें भी हो सकती हैं, नहीं हमें पता, फैला हुआ होगा भी तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, बस इतना ही है। शायद वो भी हमें ना कर पाते हो, ठीक। अच्छा, अभी भैया आपने बताया था कि 0 केल्विन से नीचे क्या होता है वो भी हम पता कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 0 केल्विन की बात कर लें। अगर हम कभी भी टेम्परेचर बोलते हैं 0 केल्विन, तो मतलब क्या? 0 केल्विन तुम मत समझो, ऐसे समझो बीटा इनफाइनाइट। बीटा के इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही हम नेगेटिव टेम्परेचर की बात करना चाहें तो बीटा जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन थी, ई डिवाइड बाय वो पॉपुलेशन ऑफ हाई एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, वो जस्ट उल्टी हो जाएगी। इसमें जो हमारे पास अभी आया था ई की पावर माइनस बीटा बीटा, हाँ ऐसा कुछ था हमारे पास, बस वहां पे बीटा का साइन चेंज हो जाएगा। इट विल, पहले वो डिके कर रहा था, इट विल ग्रो विद एनर्जी, ग्रो विद एनर्जी। हाँ, हमारे पास क्वांटम लेवल पे चले जाएं तो ऐसी चीजें होती हैं। इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड भी आता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। मैं यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा टास्क देना चाहूंगा, तुम इसके बाद लेजर के बारे में पढ़ना। मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं, लेकिन वो मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल की बताई हैं, तो तुम एक बार खुद से रिसर्च करना लेजर्स के बारे में, कि हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे, अभी तक मैं क्या बोलता था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितने भी लोअर एनर्जी में आ सकते हैं, ज्यादातर पार्टिकल अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में पड़े रहेंगे। अब इस एकदम उल्टा हो गया। नेगेटिव बीटा का मतलब है ज्यादातर पार्टिकल अपनी हर स्टेट में पड़े हुए हैं, ये बस मतलब है, डिफाइन कर तो दिया, इतना ही। और वो यूनिवर्स कैसा होगा जिसमें सारे के सारे पार्टिकल, वो होगी बिग बैंग वाली कंडीशन, बीटा नेगेटिव। एंड यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डार्क एनर्जी का भी। डार्क एनर्जी का मतलब है हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अभी मैंने तुम्हें एक्सपेंशन वगैरह के बारे में काफी सारी चीजें बताई भी हैं। हाँ ठीक है, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मान लेते हैं, लेकिन कैसे, कैसे, कहां से आ रही है एनर्जी एक्सपैंड करने के लिए, वो भी तो पता होना चाहिए। दिस मीन्स दैट हायर एनर्जी स्टेट बिकम मोर पॉपुलेटेड देन लोअर वंस। जैसा अभी मैंने बताया, अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव 0 केल्विन से नीचे चले जाएंगे, 0 केल्विन और देखो 0 केल्विन डिफाइन कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये सोचना थोड़ा सा फिर भी ठीक है कि बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग सा लगता है कि हाँ यार बीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। बीटा जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा, अभी मैंने बताया था ना, बीटा हाई का मतलब क्या है कि पार्टिकल अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाते जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में जाते जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में जाते जाएंगे।
लेकिन बीटा इनफाइनाइट होने का मतलब है सारे के सारे ही अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ गए, फैल गया पूरा का पूरा यूनिवर्स, कोई एनर्जी बची ही नहीं यूनिवर्स में, सारी एनर्जी ही खींच ली वहां से, ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। और बीटा नेगेटिव की बात करें तो भाई अलग ही दुनिया है, इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स ही, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम ऐसे सोच सकते हो साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के बारे में, शायद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पूरा का पूरा यूनिवर्स फैल गया और फिर फैलने के बाद अब बीटा नेगेटिव हो रहा है, मतलब बड़ी लेम सी बात हो जाएगी ये बतानी, बट मैं जस्ट कंपेयर करके बता रहा हूँ। बीटा जीरो होने का मतलब है सारे के सारे अपनी लोअर एनर्जीज, तो पूरा फैल गया जितना फैल सकता था यूनिवर्स, कोई एनर्जी नहीं बची अब यूनिवर्स के पास, डार्क एनर्जी के पास पता नहीं कहां से एनर्जी आ रही है, वो फैलाती जा रही है फैलाती जा रही है पूरे यूनिवर्स को। लेकिन बीटा जीरो का, बीटा नेगेटिव का मतलब होगा वो बिग बैंग वाली कंडीशन, जो पूरा यूनिवर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा पूरा यूनिवर्स फैल गया, फिर किसी रीजन से, बट किसी रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, अब वो पूरा बिग बैंग की तरह जुड़ेगा नहीं, वो जस्ट ऐसे फिर एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपैंड फिर कॉन्ट्रैक्ट, अब तो सोन ऐसे करते करते चलता रहेगा बस ये, इसीलिए इसको साइक्लिक यूनिवर्स भी बोलते हैं, और ये साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी है। कुछ जगह पे मैं जहां बोल रहा हूं पता नहीं, वहीं पे हमारे गैप्स वहीं तुम्हें फिल करने हैं आगे नियर फ्यूचर में। Some physicists speculate that dark energy, the force of driving the accelerating expansion of universe, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, हमने एज्यूम कर लिया कि शायद कोई एनर्जी तो है, उसको हमने डार्क एनर्जी नाम दे दिया क्योंकि देख नहीं सकते ना, इसलिए डार्क एनर्जी कुड बी द मैक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सिस्टम विद नेगेटिव बीटा। ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं इस थ्योरी में, ज्यादा फिजिसिस्ट, बट हाँ बेस्ट हमारे पास यही आंसर अभी के लिए कि डार्क एनर्जी का मतलब है ये डार्क एनर्जी हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक चीज है, ये जो एक्सपेंशन हमें दिखाई दे रही है ये एक मैक्रोस्कोपिक पिक्चर है नेगेटिव बीटा का। लेकिन कहां से आ रही है वो एनर्जी? हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी तो ब्रेक हो गई यहाँ पे, अब हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, विच इज स्ट्रिंग थ्योरी के पास। क्या है ये डार्क एनर्जी या फिर ये सारी चीजें? हमारी क्वांटम मैकेनिक्स या हमारी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां उसको बाईपास करके एकदम मैं स्ट्रिंग थ्योरी पे आ गया, सो सॉरी फॉर दैट, बट इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है दीज आर नथिंग बट क्वांटाइज्ड एनर्जी, दीज आर डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स। अब स्ट्रिंग थ्योरी में कैसे जरूरत पड़ी जीरोथ लॉ की और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की, वैसे था जब हम अर्ली यूनिवर्स की बात करें तो जितनी भी स्ट्रिंग्स थी, गैस ऑफ स्ट्रिंग्स थी, उसकी थर्मल स्टेट को कैसे डिफाइन करें? गिवन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी भी अर्ली यूनिवर्स में थी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास अवेलेबल थी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी उन स्ट्रिंग्स की, वो भी तो पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एट लो बीटा की वैल्यू अगर 0 कर देंगे, सबसे कम तो यही हो सकती है ना जो बीटा की वैल्यू, अभी नेगेटिव का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट में ही चले गए सारे के सारे, बट बीटा की वैल्यू अगर हम लो कर दें, इसका मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स वुड बी एक्साइटेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसिव पार्टिकल स्टेट्स। मतलब सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो अपने, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ऐसी थी कि स्ट्रिंग्स हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ थी, लेकिन जैसे जैसे कूल डाउन हुआ, बीटा की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई, यूनिवर्स एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, हमें जरूरत पड़ रही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी में भी, क्योंकि हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन भी दिखानी है। जैसे जैसे कूल डाउन हुआ तो ये जो एक्सोटिक स्टेट थी जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हुई थी सारी की सारी, वो फ्रीज्ड आउट होना स्टार्ट हुई, कूल डाउन होना स्टार्ट हुई, लिविंग ओनली लो एनर्जी वाइब्रेशंस। पहले सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स थी वो इतनी हायर एनर्जी स्टेट्स में थी कि उनसे वो पार्टिकल्स बन ही नहीं सकते जो आज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स। लेकिन जैसे जैसे कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ यूनिवर्स, लोअर एनर्जी स्टेट में वो आई, उन्होंने वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट किया, जिसे हम आज ऑब्जर्व कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन्स, एज क्वार्क, एज फोटोन, पार्टिकल की तरह उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, क्योंकि वो वन ऑफ द वे कि हम वहां पे जीरोथ लॉ से चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, एक हमारे पास मैंने जैसे बताया था थियोरेटिकली मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगती है लूप क्वांटम ग्रेविटी। अभी तो लूप क्वांटम ग्रेविटी है, इसका ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स से ना लेना देना हो, बट ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक चीज इसने निकाल ली है विच इज क्वांटाइजेशन। इन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा का पूरा स्पेस टाइम है उसके भी छोटे छोटे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स ऑफ स्पेस टाइम। ये वो वाले एटम्स है ही नहीं, नहीं 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 नहीं, ये वो वाले एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनकी हम यूजुअली बात करते हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में, अपनी थर्मोडायनेमिक्स नहीं। हम कह रहे हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके भी छोटे छोटे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं।
और उस एटम के लिए इन्होंने एक न्यू ही चीज बताई, विच इज, पहली बात तो यहां पे बात होती है एटम्स ऑफ स्पेस की। स्पेस टाइम के भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, टाइम का भी छोटा सा यूनिट होता है, उससे छोटा टाइम हो ही नहीं सकता, टाइम का मतलब ही खत्म हो जाएगा, उसे हम प्लैंक टाइम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्लो रोविली है वन ऑफ द क्रिएटर ऑफ, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। तो उनके अकॉर्डिंग फंडामेंटल लेवल पे टाइम जैसी चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, टाइम से भी अच्छे वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स विदाउट टाइम। उनकी बुक भी है, नाम सर्च करो गूगल पे मिल जाएंगी, उनकी बुक भी है, काफी पोएटिक वे में लिखते हैं, जरूर पढ़ना, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उनके अकॉर्डिंग टाइम से भी अच्छी चीजें एग्जिस्ट करती हैं फंडामेंटल लेवल पे, जो कि पैराडॉक्सेस भी क्रिएट ना करे। जैसे हमने काफी सारे पैराडॉक्सेस सुने ना, पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, पास्ट में जाके चीजें चेंज कर दो, वो सारे पैराडॉक्सेस ही नहीं आएंगे अगर हम टाइम को रिप्लेस कर दें कोई और अच्छे वेरिएबल से। वो टाइम का तो काम करे लेकिन ऐसे पैराडॉक्सेस ना लाए। टाइम का मतलब क्या है, चीजों का चेंज देखना चाह रहे हैं, तो बस उन्होंने वैसा कुछ डिफाइन किया, उसको वो अभी घुसेड़ूंगा तो जीरो फ्लो से हम बाहर निकल जाएंगे। बट यहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की, टू रीजन्स ऑफ स्पेस टाइम आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है दो एटम्स ऑफ स्पेस टाइम, ये स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस की बात हो रही है, फैब्रिक ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम की। इनके जो दो एटम्स है, जो दो लूप्स हैं, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे शेयर सेम क्वांटम ग्रेविटेशनल बीटा। तो यहां पे बस इन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, बट कुछ ऐसे नाम चेंज कर दिया है इसका। दिस सजेस्ट दैट द टेम्परेचर इज नॉट जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बट द प्रॉपर्टी ऑफ फैब्रिक ऑफ रियलिटी। कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब है जो बीटा को हम स्टार्टिंग में सिर्फ टेम्परेचर से ही लेना देना की बात कर रहे, शायद हो सकता है एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है ये थ्योरी, लेकिन मुझे तो काफी थ्योरेटिकली काफी प्रोमिसिंग लगती है। स्ट्रिंग थ्योरी भी मेरे को पसंद है, थ्योरेटिकली इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इसी तरह से सोचता था पहले, इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं है। तो ये जो एटम्स ऑफ स्पेस हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उनके पास सेम क्वांटम ग्रेविटेशनल बीटा होगा। क्वांटम ग्रेविटेशनल बीटा को मैं नहीं अभी डिस्क्राइब करूंगा, मैं तब डिस्क्राइब करूंगा जब लूप क्वांटम ग्रेविटी की थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीख लेंगे, अभी नहीं। क्या तो ढंग से सीखेंगे या सीखेंगे ही नहीं, इसलिए जस्ट मैंने ऐसे ही बताया कि जस्ट पता होना चाहिए कि यहां पे भी ऐसी चीजें होती हैं। एक हमारे पास आता है ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स। अब हम स्टीफन हॉकिंग के पास जाने वाले हैं। ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स, यहां पे भी हमें देखने को मिलता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर कभी भी हम कहें कि अगर अ ब्लैक होल हैज अ वर्किंग टेम्परेचर डिटरमाइंड बाय इट्स सरफेस ग्रेविटी, तो मतलब अगर हम एक टेम्परेचर की बात करें TH, ये डिपेंड करता है सरफेस ग्रेविटी। तो स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग जीरोथ लॉ फॉर ब्लैक होल का मतलब है कि अगर दो ब्लैक होल्स हैं फॉर एग्जांपल, और वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, जैसे हमने स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल्स डू इवेपोरेट, धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं, आने वाली वीडियोस में इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। बट ब्लैक होल में से भी रेडिएशन निकलती है जिसको हम हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं। अगर इसमें से निकलने वाली रेडिएशन, इसमें से निकलने वाली रेडिएशन में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो वो दोनों के दोनों ब्लैक होल इक्विलिब्रियम में होंगे। इनकी जो बाथ ऑफ रेडिएशन जो एमिट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, हाँ, तो वो दोनों में एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इस ब्लैक होल का टेम्परेचर और इस ब्लैक होल का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, अगर दोनों में से निकलने वाली रेडिएशन में एक इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल जाए। और यहां पे भी हमें बीटा बताना चाह रहे हैं कि कैसे थर्मल पैरामीटर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली ग्रेविटेशनल से लिंक्ड है, कैसे उससे बंधी हुई है, और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लॉ में से निकला हुआ एक बीटा पैरामीटर। ये थर्मल पैरामीटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्रेविटेशन से भी लेना देना है, मोस्ट प्रोबेबली इसका एटम्स ऑफ स्पेस से लेना देना है, थोड़ा सा उसको ट्वीक करना पड़ेगा। बट हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्ली यूनिवर्स में कैसे स्ट्रिंग्स की कैसा बिहेवियर था, क्या क्या उनका एनर्जी स्टेट था, किस तरीके से वो पड़ी हुई थी, उसका भी बीटा से पता लगाया जा सकता है। सो फाइनली मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूंगा, अगर सामने 5 शेल्फ हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे कंचे हैं, ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बबल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। मान लो कि तुम्हारे पास सिंपल, वो जो बचपन में खेलते थे कंचे, तुमने फेंके,
मोस्ट प्रोबेबली वो कंचे कैसे गिरेंगे उन 5 शेल्फ के अंदर, वो ये बीटा बता सकता है। इतनी छोटी सी बात शायद हमें लग रही थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज के अंदर वो घुसता हुआ हमें दिखाई दिया। दैट इज द पावर ऑफ ल्यूडविग बोल्ट्जमैन थिंकिंग। आई होप कि ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, मजा आया होगा बहुत सारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजों के साथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी कुछ बनता है ना, उसमें भी और डीप जाएंगे, थोड़ी सी रिसर्च में टाइम लगेगा, तब तक कुछ और क्रेजी सा लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।